हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आप लोग क्या पढ़े थे? आप लोग पढ़े थे कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मतलब विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण स्थित अगर हो जाए, आवेश कोई स्थित हो, तो उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत बल लगेगा। और कितना बल लगेगा? बल निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे। विद्युत क्षेत्र में आवेश से गुणा कर देंगे तो आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला विद्युत बल निकल जाएगा। अब इस विद्युत बल का परिमाण अगर निकालना हो तो क्या करते थे? विद्युत क्षेत्र के परिमाण में आवेश के परिमाण से गुणा करते थे तो विद्युत बल का परिमाण निकलता था। और जब दिशा निकालना होता था तब क्या करते थे? दिशा निकालने के लिए आवेशों के चिन्ह को ध्यान में रखते थे और विद्युत क्षेत्र की दिशा, अगर आवेश का चिन्ह धनात्मक हुआ, प्लस हुआ, तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में होती थी। और आवेश का चिन्ह अगर ऋणात्मक हुआ तो ऐसे कंडीशन में विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती थी। ठीक है, आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन एक ही समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो बताना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरणों का अनुपात कितना के बराबर होगा। पहले हम लोगों को यह सोचना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इनमें त्वरण क्यों उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए आप लोग, यहां समरूप विद्युत क्षेत्र कैसे बनाएंगे हम लोग? समान दूरी पर समानांतर रेखा खींचकर, और तब हम लोग क्या करते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं। समान दूरी पर समानांतर रेखा, और यहां हो गया ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन स्थित है और एक प्रोटॉन भी स्थित है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश जब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर भी बल लगेगा और प्रोटॉन पर भी बल लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत। अब आप लोग सोचेंगे क्यों विपरीत, क्यों उल्टा? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है ना, और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, तो इधर होगा विपरीत बल लगेगा। अब यहां क्या करेंगे? बल, विद्युत बल का परिमाण कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण गुणा विद्युत क्षेत्र का परिमाण। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -e, जहां e क्या है? मौलिक आवेश है, और प्रोटॉन का आवेश होता है +e। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण हो गया E और विद्युत क्षेत्र का परिमाण E। प्रोटॉन पर धन आवेश है, इस पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा के समान, और ये बल का परिमाण होगा प्रोटॉन पर कितना? विद्युत आवेश का परिमाण गुणा विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो आप लोग यहां क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो दोनों पर समान परिमाण के विद्युत बल लगेंगे, लेकिन दिशा क्या होगी? विपरीत हो जाएगी। प्रोटॉन पर जिधर बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर उसके उल्टा में लगेगा। अब यहां देखिए, तो पहले सोचना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में त्वरण क्यों होगा। आप लोग पढ़े हैं 11th क्लास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़े थे कि जब भी किसी पिंड पर कोई बल अगर लगेगा तो उस पिंड में त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण का कारण क्या होता है? बल होता है। इलेक्ट्रॉन पर बल लगने से इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होगा, और प्रोटॉन पर बल लगने से प्रोटॉन में त्वरण उत्पन्न होगा। और आप लोग ये भी पढ़े हैं त्वरण की दिशा पिंड पर आरोपित बल के दिशा के समान होती है। तो यहां प्रोटॉन पर लगने वाले बल की दिशा में प्रोटॉन का त्वरण
इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के दिशा में इलेक्ट्रॉन में त्वरण। और त्वरण कैसे निकलेगा तो देखिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, त्वरण कैसे निकलता है, किसी भी पिंड पर लगने वाले बल में उस पिंड के द्रव्यमान से भाग देंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर बल बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और इसी तरह से फिर निकालेंगे हम लोग यहां, प्रोटॉन का त्वरण बराबर प्रोटॉन पर बल अपॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये हो गया। लेकिन हम लोगों को यहां कैलकुलेट करना क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन के त्वरण में प्रोटॉन के त्वरण से भाग दे देंगे, इलेक्ट्रॉन का त्वरण अपॉन प्रोटॉन का त्वरण। तो यहां देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण Fe अपॉन Me, Fp अपॉन Mp, फिर यहां Ae अपॉन Ap, Fe अपॉन Me, Mp अपॉन Fp, Ae अपॉन Ap। देखिए Fe वैल्यू निकाले हम लोग, Fe का वैल्यू कितना है, स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन Me, यहां Me इंटू Mp अपॉन E। अब बताएं आप लोग, ऊपर में भी स्मॉल e इंटू कैपिटल E है और नीचे में भी स्मॉल e इंटू कैपिटल E है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर यहां क्या रह जाएगा, A E अपॉन AP। ध्यान आप लोगों को देना है, एक प्रोटॉन का मास 1836 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1836 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, याद रखना होगा। तो प्रोटॉन के मास के जगह पर, द्रव्यमान की जगह पर लिख सकते हैं 1836 गुना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं Ae अपॉन AP इक्वल टू 1836 अपॉन 1। मतलब इलेक्ट्रॉन के त्वरण और प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात कितना हुआ, 1836 अनुपात 1। इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन का जितना त्वरण होगा उसका 1836 गुना इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा। आप लोग सोचेंगे क्यों ऐसा होगा, तो आप लोग पढ़े हैं न्यूटन के गति के नियम में 11th क्लास में, किसी भी पिंड का त्वरण उस पिंड के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जिस पिंड का द्रव्यमान जितना ही अधिक उसमें त्वरण उतना ही कम, और जिसका द्रव्यमान जितना ही कम उसका त्वरण उतना ही ज्यादा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक नहीं, बहुत अधिक। एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1836 गुना बड़ा होता है, 1836 गुना होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत अधिक हो गया और इसलिए प्रोटॉन का त्वरण कम होगा और इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। अभी इस न्यूमेरिकल में दिया गया है एक समरूप विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर दिखाई गई है, उदग्रता ऊपर की ओर। इस विद्युत क्षेत्र में पानी का बूंद
स्थित है और कैसे है, विराम में है, मतलब रुका हुआ है। तो बताना है पानी की इस बूंद पर विद्युत आवेश कितना के बराबर होगा। पहले सोचेंगे पानी के बूंद पर आवेश क्यों होगा, पहले सोचना है, तब हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए आप लोग पढ़े हुए हैं 11वीं क्लास में कि जिस पिंड में द्रव्यमान रहेगा उस पर कोई बल लगे ना लगे, लेकिन एक बल तो लगेगा। और कौन बल लगेगा, गुरुत्व लगेगा, पृथ्वी के द्वारा बल लगेगा। और पृथ्वी के द्वारा लगने वाला ये बल देखिए कितना के बराबर होता है, पिंड का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, mg। अब ये mg बल लग गया तो ये तो चाहेगा ना कि द्रव बूंद को, मतलब पानी के बूंद को खींच के नीचे की ओर ले जाए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, ये नीचे की ओर नहीं जा रहा है, रुका हुआ है। और ये तभी संभव है जब इस पर एक और बल लग रहा होगा, इस बल के उल्टा दिशा में, तभी ना वो बल इसका विरोध करेगा। अब देखेंगे उल्टा दिशा में बल यहाँ कौन आरोपित करेगा, तो देखिए यहाँ एक ही उपाय है, विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगा। और विद्युत क्षेत्र किस पर बल आरोपित करता है, आवेश पर आरोपित करता है, मतलब इस पानी की बूंद पर आवेश भी होना चाहिए। और यहां आवेश मान लेते हैं प्लस क्यू, कहिएगा प्लस क्यों माने, माइनस क्यू क्यों नहीं माने। अगर हम यहां माइनस मानते तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर बल जो लगता वो विद्युत क्षेत्र के उल्टा इसी दिशा में लग जाता। तो एक बल पहले से लग रहा है mg नीचे, एक और विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी लग जाता, दो बल एक दिशा में, तो दोनों मिलकर तो इसको नीचे लेके चले जाते। लेकिन यहाँ पानी के बूंद को रोक के रखना है, मतलब बल ऊपर रहना चाहिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और विद्युत क्षेत्र अपने ही दिशा में तभी बल आरोपित करेगा जब यहाँ आवेश कैसा हो, धन आवेश हो, धनात्मक आवेश हो। तो यहाँ इसलिए धनात्मक मान लिया गया और इस पर आवेश के कारण विद्युत बल लगेगा F से बल, और इसे इलेक्ट्रिसिटी, और ये कितना होगा, आवेश का परिमाण गुणा विद्युत क्षेत्र का परिमाण। चूंकि पानी का बूंद विराम में है और कोई भी पिंड विराम में रहता है तो उस पर लगने वाले सभी बाह्य बलों का योगफल परिणामी कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इस पानी के बूंद पर परिणामी बल का मान कितना होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, परिणामी बल 0 के बराबर है, तो पानी के बूंद पर परिणामी बल बराबर 0। जब एक ही रेखा पर, एक ही लाइन पर दो सदिशों और उनको जोड़ना हो तो एक रेखा पर दो ही दिशा हो सकती है, जैसे यहां एक ऊपर एक नीचे। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दोनों में से एक दिशा को मान लेते हैं प्लस, एक को मान लेते हैं माइनस। अब किसी को भी आप प्लस मान सकते हैं और उल्टा वाले को माइनस मान सकते हैं। तो ऐसे जनरली ऊपर वाले दिशा को हम लोग प्लस मान के चलते हैं, नीचे वाले को माइनस, ठीक है। तो अगर प्लस मानेंगे तो यहां पर Fe धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे Fe, और Mg को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे, और ये हो जाएगा 0। फिर यहां Q इंटू E इक्वल टू Mg, और फिर यहां देखिए यहां पर हो जाएगा Q इक्वल टू Mg अपॉन E, मतलब पानी के बूंद के भार में mg में विद्युत क्षेत्र के परिमाण से भाग दे देंगे तो पानी के बूंद पर स्थित आवेश निकल जाएगा। तो यहां अब मान रखेंगे हम लोग आवेश बराबर m का वैल्यू है 10 टू द पावर -4 और g का वैल्यू होता है 9.8 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 5। जब आप यहां भाग दोगे 9.8 में 4 से तो 2.45 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -5, ये भी ऊपर जाएगा -5 हो जाएगा। और यहां हो गया Q इक्वल टू 2.45 इंटू
10⁻⁹ कूलम। तो ये आवेश हुआ पानी के बूंद पर। आप लोग इसे लिख सकते हैं, बना लीजिए आप लोग। तो ये जो न्यूमेरिकल है आज का सबसे बढ़िया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, समझने वाला है। इसे आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और इतना ही नहीं, समझने के बाद अपनी कॉपी पर इस क्वेश्चन को लिखने के बाद खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर खुद से सॉल्व करने आ जाए तो समझिए कि आपका आज का जो वीडियो देखना जो है वो सफल हो। तो देखिए इधर यहां दिया हुआ है न्यूमेरिकल में दो समानांतर प्लेट हैं। एक समानांतर प्लेट ये, एक समानांतर प्लेट ये धनावेशित है और ये ऋण आवेशित है। विद्युत क्षेत्र हमेशा धनात्मक आवेश से दूर और ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहां से विद्युत क्षेत्र, यहां आगे आप लोग को पढ़ना है संधारित्र, समानांतर पट्टी का संधारित्र, जिसमें एक प्लेट पर धनात्मक आवेश हो, दूसरे पर ऋणात्मक आवेश हो। तो दोनों प्लेटों के बीच के स्थान में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो समरूप विद्युत क्षेत्र होता है। यहां समरूप विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है V0 चाल से, और जब ये निकलेगा यहां से तो बताना है कि इसका जो ओरिजिनल पथ है उससे कितना कोण से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम जाएगा, मतलब विचलित हो जाएगा। यही हम लोगों को बताना है, कोण का मान निकालना है। प्लेट की लंबाई है L। इसे सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को 11th क्लास में ले चल रहे हैं। पहले वहां पढ़े थे आप लोग द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। तो जो द्विविमीय गति का कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके और हम लोग यहां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहां क्या करना है, इस लाइन को मानना है एक्स अक्ष और इसको मानना है यहां वाई अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और फिर क्या करेंगे हम लोग, इधर मानेंगे वाई अक्ष। अब यहां से देखिए पूरी मोशन को दो भागों में डिवाइड कर देंगे, एक्स दिशा में और वाई दिशा में। तो यहां देखिए प्रारंभ में क्या है, वेग की दिशा माने गति की दिशा धनात्मक एक्स अक्ष की ओर है। तो यहां इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग जो एक्स अक्ष की ओर होगा वो होगा V0। चूंकि एक्स अक्ष की ओर प्रारंभिक वेग है इसलिए वाई अक्ष की ओर प्रारंभिक वेग का मान कितना होगा, 0। फिर यहां देखिए इलेक्ट्रॉन जब तक विद्युत क्षेत्र के बाहर है तब तक कोई बल इस पर नहीं लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे ही विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा ना, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर उल्टा दिशा में बल आरोपित करेगा और ये बल होगा इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण गुणा विद्युत क्षेत्र का परिमाण। इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण गुणा विद्युत क्षेत्र का परिमाण। फिर क्या करेंगे यहां, E इंटू E। अब हम क्या करेंगे, त्वरण के बारे में सोचेंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन दोनों प्लेटों के बीच गति करेगा तब तक इसमें कोई त्वरण नहीं होगा। त्वरण होगा, जब तक विद्युत क्षेत्र में गति करेगा एक्स दिशा में कोई त्वरण नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन में त्वरण होगा लेकिन एक्स अक्ष की ओर कोई त्वरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर बल केवल लगेगा वाई अक्ष की ओर। तो इलेक्ट्रॉन में वाई अक्ष की ओर त्वरण होगा, एक्स अक्ष की ओर कोई त्वरण नहीं होगा। तो एक्स अक्ष की ओर त्वरण का मान हो गया 0 और वाई दिशा में त्वरण होगा कितना के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, फिर यहां देखेंगे बल बटा द्रव्यमान। अब यहां देखिए यहां t इक्वल टू 0 जब इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है उस समय, जिस समय निकलेगा उस समय टाइम यहां मान लेते हैं t, यहां पर पहुंचेगा तो टाइम का वैल्यू t। देखिए एक्स अक्ष की ओर कोई त्वरण नहीं है, त्वरण नहीं है तो जिस दिशा में त्वरण नहीं हो उस दिशा में वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब
विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पूरे गति के दौरान यहां से यहां तक आने के दौरान एक्स अक्ष की ओर एक बार जितना वेग हो गया है v0 हमेशा वही रहेगा, v0 वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग आसानी से यहाँ चाल निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक आने में t समय लगेगा, तो ये चाल नहीं समय निकाल सकते हैं। t बराबर क्या होता है, यहां से यहां जाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, यहां जाते समय x दिशा में दूरी तय करेगा l के बराबर, तो यहां हो जाएगा दूरी l बटा चाल v0। ये हो गया, समय निकल गया। अब जब यहां पहुंचा तो वेग का दो घटक, एक x घटक vx, और आप जानते हैं ना vx बराबर होगा v cos थीटा, और vx बराबर क्या हो जाएगा ux। आप कहेंगे ये कैसे हो गया ux, क्योंकि x दिशा में कोई त्वरण नहीं है, जिस दिशा में त्वरण नहीं हो उस दिशा में वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रारंभ में जितना रहेगा बाद में भी उतना ही रहेगा। अब y दिशा में जो वेग है इसमें परिवर्तन होगा, इसे हम यहां थोड़ा मिटाना चाहेंगे। यहां पर क्वेश्चन तो आप लोग देख ही चुके हैं। ये हो जाएगा y अक्ष क्या होगा v y v साइन थीटा, v साइन थीटा। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहां से पहले ये तो मालूम है भी y निकालेंगे कैसे, y दिशा में गति देखिए आप लोग, तो y दिशा में आप देखेंगे प्रारंभ में uy मालूम है, ay मालूम है, टाइम मालूम हो ही गया है, तो vy आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां निकालना होगा vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t, और vy इक्वल टू देखिए uy 0 ay fe अपॉन me इंटू l अपॉन v0। ये निकल गया। इसके बाद vy इक्वल टू fe का वैल्यू है ee अपॉन me इंटू l अपॉन v0। और अब हम क्या करेंगे, यहां थीटा निकालना है तो v साइन थीटा में v cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो v साइन थीटा अपॉन v cos थीटा। v साइन थीटा मतलब vy, और vy का वैल्यू कितना है ee इंटू l अपॉन me इंटू v0, और v cos थीटा बराबर कितना है v ux, और ux कितना के बराबर है v0 के बराबर है, तो यहां लिख देना होगा v0। अब यहां से v और v कैंसिल, आप लोग पढ़े हुए हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू ई इंटू एल अपॉन एमी इंटू वी नॉट स्क्वायर, और फिर यहां से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ई इंटू एल अपॉन एमी इंटू वी नॉट स्क्वायर। तो ये हो गया थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स ई इंटू एल अपॉन एमी इंटू वी नॉट स्क्वायर। इसे इस लास्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप लोग अच्छे से एक बार दो बार
इसको देखेंगे, समझेंगे और खुद से बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोगों को खुद से बनाने नहीं आएगा फिर यहाँ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा कोशिश करना है कि अगर हम कुछ कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं सीख रहे हैं, तो रियल में सीखने हम लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।